आज डेट है 29 अगस्त 2022 और स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर की क्लास में। आज का पहला सवाल है, अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर यानी जो रेपो रेट है वह क्या है वर्तमान समय में भारत का। तो वह है साथियों जो है आपका रेपो रेट दर जो है 5.4% है। और आगे देखते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI, उसके जो गवर्नर हैं वर्तमान समय में कौन है, शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति यानी MPC ने रेपो रेट को जो है 50 आधार अंक यानी जिसे BPS के रूप में भी जाना जाता है बढ़ा करके 5.4% जो है बढ़ा दिया है। अगर हम बात करें जो हमारे वर्तमान गवर्नर हैं RBI के, वो कौन है, शक्तिकांत दास। और अगर इनके पहले की बात करें, इनके पहले कौन हुआ करते थे, वो थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो है इनके पहले जो हुआ करते थे गवर्नर हुआ करते थे RBI के। आगे देखते हैं दूसरा सवाल, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। युद्ध अभ्यास जो है यह एक नाम ही है। युद्ध अभ्यास तो उस तरह से सैन्य जो युद्धाभ्यास होते हैं उनके अलग अलग नाम रखे जाते हैं, लेकिन ये जो युद्ध अभ्यास है यह वो सैन्य युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो यह जो है युद्ध अभ्यास नामक सैन्य युद्धाभ्यास जो है किन किन देशों के बीच में होता है। तो एक तो है जो इसमें दिया भारत, यानी भारत के साथ तो होता ही है। तो यानी भारत के साथ कौन सा देश है जो यह अभ्यास करता है। तो ये चाइना के साथ सभी लोग समझ सकते हैं, चाइना के साथ तो हो नहीं सकता हमारा युद्धाभ्यास हाल फिलहाल की स्थितियों में। लेकिन जो है रूस अपने आप में ही भिड़ा हुआ है, इससे भी नहीं। तो वर्तमान में जो खाली है अमेरिका के साथ जो है साथियों यह युद्धाभ्यास होता है। यह जो है युद्धाभ्यास प्रत्येक वर्ष होता रहता है। एक बार भारत में होता है, एक बार भारत में होता है और एक बार USA यानी अमेरिका में बारी बारी से होता रहता है। अगली बार जो हुआ था वह अमेरिका में हुआ था, इस बार जो है भारत में होगा। कब होगा वह, अक्टूबर महीने में। और जो है उत्तराखंड के ओली में यह युद्धाभ्यास जो है वहाँ पर किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा, उत्तराखंड के ओली में। और अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, चीन जो है यानी जो चाइना है इसका विरोध कर रहा है। चाइना विरोध क्यों कर रहा है साथियों, क्योंकि मतलब जैसे युद्धाभ्यास जो है बॉर्डर पे होगा वहाँ पर, तो चीन जो है जैसे हम लोगों को काफ़ी इधर उधर से घेरने की कोशिश करता है, तो भारत भी उसी की भाषा में जवाब दे रहा है इस बार। तो जो चाइना है इसका विरोध इसलिए कर रहा है कि मतलब अमेरिका जो है यहाँ पर आ जाएगा तो उसे ठीक नहीं लगता अमेरिका को कि अमेरिका आए। अमेरिका जो है, अमेरिका के लिए इसमें सबसे ख़ास बात क्या है, अमेरिका जो है पहाड़ों पर जो है वह युद्ध नहीं लड़ पाता है। वो अभी कभी पहाड़ पर कोई युद्ध नहीं लड़ा है, जबकि भारतीय सेना जो है पहाड़ों पर युद्ध लड़ने के लिए काफ़ी अच्छी तरह से जानी जाती है। तो जो है इसमें अमेरिका सीखेगा भी भारत से कि कैसे पहाड़ों पर जो है लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। तो इसलिए यह युद्धाभ्यास खास भी है। चाइना को काफ़ी अच्छी तरह से मिर्ची भी लगा हुआ है इस युद्धाभ्यास को देख करके। आगे हम देखते हैं तीसरा सवाल जो है आपका, की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP कौन बनी है। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला जो है हिंदू है और वह DSP बनी है। तो वह कौन है साथियों, वह है मनीषा रुपेटा। मनीषा रुपेटा जो है साथियों पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जो है DSP बनी है। अगर हम बात करें जो मनीषा कल्याण है, यह कौन है, यह एक फुटबॉलर है, अपने यहाँ की फुटबॉलर। और यह इन्हें जो मिला है बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड जो है इस बार मनीषा कल्याण को मिला है। अगर पुरुषों में बात करें तो वह मिला है सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री को जो है साथियों यह 7वीं बार लगातार सुनील छेत्री को मिला है। और महिलाओं में जो है फुटबॉल का बेस्ट फुटबॉलर जिन्हें चुना गया है तो वह फुटबॉलर में है मनीषा कल्याण, जो कि बेस्ट फुटबॉलर है महिला टीम की। और जो महिलाओं में जो है फुटबॉलर मनीषा कल्याण हुई। और पुरुषों की बात करें तो उसमें जो है सुनील छेत्री। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे थे DSP की, तो वह जो है
पाकिस्तान की मनीषा रुपेटा जो है पहली हिंदू महिला डीएसपी बनी है। और उनके बारे में कुछ देखें वो कहाँ की हैं, तो वहाँ है सिंध प्रांत के जकूबाबाद ज़िले के रहने वाली, जो जिनकी उम्र 26 वर्ष है। और 2019 में उन्होंने सिंध लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी और उसी के तहत वह जो है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जो है डीएसपी बन गई है। आगे देखते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ ग्रहण किया है, तो वह कौन है जो साथियों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। ये तो जो यूयू ललित हैं ये हमारे जो है सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं और इनका कार्यकाल लगभग बहुत कम ही रहेगा, 74 दिन लगभग। तो कौन बना है जो है या हाल ही में सतर्कता आयुक्त किन्हें बनाया गया है, तो वह है साथियों आपकी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है सुरेश एन पटेल, जो कि अभी पिछले बुधवार को कार्यवाहक सीबीसी के रूप में इस साल जून से सेवाएं दे रहे हैं। और पटेल जो हैं सुरेश एन पटेल को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख पद की शपथ ग्रहण करवाई है। तो किसने उनको शपथ दिलाया था, तो जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी उन्होंने दिलाया। और आगे बढ़ते देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया, तो यह कब मनाया गया, 8 अगस्त को या 9 को या 12 को या 14 को। तो साथियों यह जो विभाजन विभीषिका दिवस हमने इससे पहले भी पढ़ाया था, 15 यानी 16 अगस्त की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बताया था। तो यह जो मनाया जाता है यह विभाजन विभीषिका दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जाना प्रारंभ किया गया है आपसे। यह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है भारत का विभाजन हो गया था, भारत विभाजन इस दिन हुआ था, इसलिए भारत जो है इस दिन 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाता है। जबकि पाकिस्तान का जो है इस दिन पाकिस्तान जो है इस दिन अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान जो है इस दिन अपनी स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। हम लोगों ने नया शुरुआत कर दिया है विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त के दिन मनाने के लिए। और बात करें अगले सवाल की, तो हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है, तो कौन सा राज्य जहां पर एक विधायक और केवल वह एक ही पेंशन ले सकता है। तो जो हमारे एमएलए होते हैं उनकी पेंशन जो सिस्टम है उसको कुछ हद तक कंट्रोल में करने की प्रक्रिया वह कौन सा राज्य है जो यहाँ लेकर के आया है, 1 विधायक 1 पेंशन। तो वह साथियों पंजाब राज्य जो है। कौन यहाँ के सीएम है, भगवंत मान जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यह किस पार्टी से है, तो आम आदमी पार्टी से इस बार जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और भगवंत मान जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आगे अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच अल नजाह अभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ है, तो यह जो है किसके साथ जो है अल नजाह नामक युद्धाभ्यास जो है भारत का किस देश के साथ होता है, तो रूस के साथ होता है या वेनेजुएला के साथ होता है या ओमान के साथ या श्रीलंका के साथ। इसमें आप सभी लोगों को बताना है किसके साथ होता है। तो यह जो सैन्य अभ्यास होता है साथियों कहाँ पर हुआ, इसके भी बारे में हम बात करते हैं। जो युद्ध अभ्यास होता है यह आपका ओमान के साथ आयोजित किया जाता है, ओमान के साथ। और यह जो कहाँ पर हुआ, भारत में बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह आयोजित किया गया। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में भारत की पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा, तो यह जो किया जाएगा यानी जो मेट्रो है आपकी वह आपकी मेट्रो जो है जल के अंदर से चलेगी, पानी के अंदर से। तो पहली मेट्रो होगी भारत की ऐसी मेट्रो, वह कहाँ पर, हमने ये काफ़ी कुछ दिन पुरानी न्यूज़ इसे भी हम पढ़ा चुके हैं पहले। तो यह आपका जो है कोलकाता में चलेगा और कोलकाता जो किस राज्य में पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में आता है। और यहाँ की सीएम की बात करें यानी मुख्यमंत्री जो है कौन है, तो वहाँ है ममता बनर्जी। यहाँ की जो ममता बनर्जी सीएम है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल जो है यहाँ के कौन हुआ करते थे इसके पहले, जगदीप धनखड़ जो है, जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में यह जो क्या बन गए हैं, उपराष्ट्रपति। तो जगदीप धनखड़ जी जो है उपराष्ट्रपति बन गए हैं, भारत के सभी को पता होगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। कौन सा बैंक बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा केंद्र चलाएगा? कौन सा बैंक है जो भारत का वहाँ पर वीज़ा केंद्र चलाएगा? तो वह है आपका SBI। SBI जो है आपका, यह है भारतीय स्टेट बैंक जो है आपका, वहाँ बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र यानी IVAC का प्रबंधन करेगा। और IVAC जल्द ही कुछ अतिरिक्त सेवाएं भी शुरू करेगा, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने और फॉर्म जमा करने और रूलर बुकिंग और मोबाइल ऐप लॉन्च करने की सुविधा भी शामिल है। अगला सवाल देखते हैं, किस सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृति भाषा गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? यानी कौन सा राज्य है जो अपने यहाँ प्रत्येक ज़िले में एक ऐसा जो है गांव विकसित करेगा जहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जाए और बोलचाल में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाए? इस प्रकार से कौन सा राज्य है जो ऐसा करने जा रहा है? तो वह राज्य है आपका उत्तराखंड राज्य जो है साथियों। यह उत्तराखंड राज्य जो है अपने यहाँ हर ज़िले में एक ऐसे गांव को बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा जो है संस्कृत है, और पहली जो वहाँ की आधिकारिक भाषा है वह क्या है? हिंदी है। तो इसे भी याद रखिएगा, उत्तराखंड की जो आधिकारिक भाषा है पहली वह हिंदी है, और दूसरी भाषा जो है वहाँ की संस्कृत आधिकारिक भाषा है। हर ज़िले में एक ऐसा गांव होगा जहाँ के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। काफ़ी अच्छी पहल है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जो कौन कौन सी भाषाएँ हैं उत्तर प्रदेश की पहली भाषा जो है उत्तर प्रदेश में भी हिंदी है, और दूसरी जो चुनी गई है वह कौन है? उर्दू को यहाँ पर किया गया है। उर्दू जो है दूसरी भाषा है उत्तर प्रदेश की। और आगे सवाल में बढ़ते हैं, देखते हैं किन देशों को अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे दी है? तो कौन से ऐसे देश हैं जो हमारे यहाँ जो संसद होती है, हमारे यहाँ जो संसद होती है उसी तरह वहाँ की जो संसद होती है उसे क्या कहा जाता है? सीनेट। तो सीनेट यानी वहाँ पर जो वहाँ के सांसद विधायक टाइप के होते होंगे, सब लोगों ने बैठक करके तो किस देश को जो है नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे दी है? तो वो जो देश हैं आपके कौन कौन से हैं? स्वीडन और फिनलैंड। ये जो दो देश दिखाई दे रहे हैं साथियों, या जो यूक्रेन और रूस का सबसे महत्वपूर्ण जो जिसलिए युद्ध हो रहा है वही चीज़ ये लोग भी अब नाटो की सदस्यता लेने जा रहे हैं। और रूस भी देखिए इसका विरोध हो सकता है करे, और ये रूस के पड़ोसी देश भी हैं उधर के साइड के। तो स्वीडन और फिनलैंड जो है नाटो की सदस्यता लेने जा रहे हैं। अगर हम बात करें नाटो का जो फुल फॉर्म है क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। या इसमें जो है इसकी स्थापना कब हुई थी नाटो की? तो यह 4 अप्रैल 1949 को। और इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो यह जो है ब्रुसेल्स में है। और नाटो में जो कितने सदस्य देश हैं तो वह साथियों 30 देश हैं। और 30वां जो सदस्य देश जुड़ा है कौन सा है? वह है नॉर्थ मैसेडोनिया। अगर ये जो आपके स्वीडन और कौन थे? स्वीडन एक था और फिनलैंड अगर जाएंगे तो कितने देश हो जाएंगे? नाटो के 32 देश सदस्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो नाटो है, नाटो का मतलब यह होता है दोस्तों कि नाटो जो है जो देश इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे जो देश इसमें शामिल हो जाते हैं वर्तमान में जो 30 देश हैं, अगर 30 देश में से किसी एक देश पर यानी जो नाटो में शामिल 30 देश हैं उनमें से अगर कोई एक भी देश ऐसा है जिस पर कोई देश आक्रमण करता है, अगर जैसे मान लीजिए अगर यूक्रेन जो है अगर वह नाटो में शामिल हुआ होता, पहले से नाटो का सदस्य रहता, तो अगर उस पर रूस जो इन दिनों आक्रमण उस पर किया हुआ है, तो अगर रूस उस पर आक्रमण करता तो ये जो 30 देश हैं 30 देश मिलकर इसको मारते, तो ये काफ़ी खतरनाक स्थिति होती है। तो इस प्रकार से नाटो जो है एक संगठन है, यानी उस पर अगर उसके सदस्य देशों में से किसी पर जो कोई भी देश अगर आक्रमण करता है तो वह नाटो के सभी देश बाध्य होते हैं उस देश पर आक्रमण करने के लिए। तो यह जो है अमेरिका के द्वारा पूरी तरह से चलाया जाता है, उसी के कंट्रोल में है। और बात करते हैं अगले सवाल की, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा जो कि आपका कहाँ पर पाया जाता है? जापान में हिरोशिमा शहर है जापान का। तो जापान में जो है हिरोशिमा और एक था नागासाकी। यहाँ पर सभी लोगों को पता होगा, जो परमाणु बम अमेरिका ने जो है परमाणु बम इस पर छोड़ दिया था। तो कब छोड़ा था? 6 अगस्त को।
तो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया था, तो 6 अगस्त को छोड़ा गया था। उसी दिन हम क्या मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं अगले सवाल की। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान यानी डोर्नियर 228 उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो किसको भेंट किया गया, वह है श्रीलंका। श्रीलंका जो है साथियों, श्रीलंका के पास जो है युआन वांग 5 नाम का एक चाइनीज शिप जो है, यानी चाइना का चीन का जो है जासूसी विमान था, एक जासूसी शिप था, यानी जो पानी वाला जहाज़ होते हैं, बड़ी मात्रा में पानी जहाज़ जो होता है, वह आया था, एक जासूसी वाला विमान था। तो भारत सरकार ने इसे रोकने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वह जो है चाइना जो है श्रीलंका के ऊपर काफ़ी दबाव बना करके इस जहाज़ को वहाँ पर लाने में सफल रहा। और वहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह जो है, हम्बनटोटा बंदरगाह पर यह जो शिप था आया था और भारत ने विरोध किया। तो भारत उसी को देखते हुए वो जो है यह डोर्नियर विमान जो है श्रीलंका को गिफ्ट में दिया है। यह जो डोर्नियर विमान है समुद्र के क्षेत्रों में जो है निगरानी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विमान है। तो इसलिए भारत ने श्रीलंका बहुत काफ़ी दिनों से मांग भी रहा था, तो भारत ने एक अच्छा अवसर देखा और उसी टाइम पर क्या है उसको दे दिया यह विमान डोर्नियर, और पैसे में बेचा नहीं है, गिफ्ट में दिया गया था। और बात करते हैं आगे, सवाल को देखते हैं, यहाँ पर आप पढ़कर देख सकते हैं इसे। और एशिया के सबसे पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो यानी जो डूरंड कप है यह जो है फुटबॉल से संबंधित होता है दोस्तों, इसे याद जानते रहिए। तो यह जो है बहुत पुराना एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट माना जाता है। तो यह इसका संस्करण कौन सा होगा जो इस बार आयोजित होने जा रहा है? तो यह उसका 131वां संस्करण जो है इस बार आयोजित होगा। और कब से कब तक आयोजित होगा? यह जो है 16 अगस्त से 18 सितंबर तक चलेगा, यानी वर्तमान समय में 16 तारीख से जो है यह स्टार्ट हो गया और चलेगा कब तक? 18 सितंबर तक। और कहाँ पर हो रहा है? यह जो है कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम और किशोर भारती स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। डूरंड कप का जो है आयोजन यानी खेल का जो आयोजन चल रहा है 16 से 18 सितंबर तक, 16 अगस्त से 18 सितंबर तक यह चलेगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की तरफ हम। सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 2 साल के बाद 16 से 25 नवंबर के बीच जो है किस देश के इपोह में किया जाएगा? इपोह स्थान है जो, तो यह स्थान जो है किस देश में है? तो यह इपोह जो है साथियों आपका मलेशिया में पड़ेगा। मलेशिया में इपोह नामक स्थान पर जो है सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन जो है शुरू होगा। कब से कब तक? यह जो है 16 से 25 नवंबर के बीच जो है खेला जाएगा। और अगर इसमें बात करें, क्योंकि यह 2 सालों से प्रत्येक वर्ष होता था, प्रत्येक वर्ष जो होने वाला खेल था या प्रत्येक वर्ष होता था, लेकिन 2 वर्षों से जो है 2 वर्षों से ये जो सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप है तो यह नहीं हो पाया 2 वर्षों से, क्योंकि कोविड-19 जो यानी कोरोना आ गया था, इसके कारण 2 सालों से नहीं हो पाया था। तो इस बार जो है इसका आयोजन जो है मलेशिया में हो रहा है। और सबसे अधिक बार अगर बात करें तो इसमें जो है सुल्तान अजलन शाह कप जीतने वाला कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे अधिक बार जीता। अब तक जो है वह अजलन शाह कप जो है अपने नाम 10 बार कर चुका है। इस प्रतियोगिता को जो है वह 10 बार जीत चुका है। और अगर 2019 में बात करें तो 2019 में जो तब से यानी 2019 के बाद से कोरोना आ गया, उसके बाद से अभी तक यह खेल कभी आयोजित नहीं हो पाया। अब 2022 में फिर से इसका आयोजन जो है मलेशिया में शुरू हो रहा है। तो अगर 2019 की बात करें तो उसमें जो है दक्षिण कोरिया विजेता रहा था। उस समय दक्षिण कोरिया किसको हरा कर विजेता बना था? तो भारत को जो है हरा करके वह अजलन शाह कप जो है अपने नाम कर लिया था। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो भारत में सबसे अधिक जो निवेश करने वाला कौन सा देश है? वह है सिंगापुर। सिंगापुर साथियों एक प्रकार से एक देश है
देश है और अपने आप में राजधानी भी है वही। बहुत छोटा सा देश है लेकिन बहुत विकसित देश माना जाता है सिंगापुर। और सिंगापुर के बारे में हम बात करते हैं तो सिंगापुर जो है 27% के साथ जो है पहले स्थान पर है, और 18% के साथ जो है अमेरिका दूसरे स्थान पर है, और 16% के साथ जो है मॉरिशस तीसरे स्थान पर है। यानी वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जो भारत में निवेश करने वाले शीर्ष निवेशक देशों के मामलों में सिंगापुर जो है 27%। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, यह पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, यानी जो निवेशक हैं सबसे शीर्ष पर कौन सा देश है, तो वह है सिंगापुर। और दूसरे पर है आपका 18% के साथ अमेरिका, और तीसरे पर मॉरिशस। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं हाल ही में T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो वह कौन खिलाड़ी हैं जो T20I में लगातार 2 शतक लगाने वाले कौन से बने हैं, तो वह है आपके साथियों गुस्ताव मैककान। ये जो गुस्ताव मैककान है यह पहले खिलाड़ी ऐसे हैं जो 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। और ये कहाँ के हैं, तो यह जो है फ्रांस के रहने वाले हैं। उन्होंने अभी तक केवल 3 मैच खेले भी हैं, यानी केवल 3 मैचों में ही उन्होंने 2 मैचों में शतक लगा चुके हैं। और यह कहाँ के रहने वाले हैं, गुस्ताव मैककान जो है फ्रांस के रहने वाले खिलाड़ी हैं। और हाल ही में अगले सवाल पर देखते हैं, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं, तो यह बने हैं आपके हिमांशु पाठक जो हैं। हिमांशु पाठक जो है हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बनाए गए हैं, हिमांशु पाठक। और अगर हम बात करें जो वोडाफोन और आइडिया आपकी जो VI है, आई इधर से लगाता है, ये जो वोडा आइडिया वाले हैं ये दोनों कंपनियां आपस में मिल गई हैं वर्तमान समय में। तो वोडा और आइडिया के जो CEO जो है नए बनाए गए हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है अक्षय मुंद्रा। और विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं वह कौन बने हैं, इंदरमीत गिल। और टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंधन निदेशक जो हैं वह बने हैं विनायक पई। और ये सवाल जो है महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो ये आपका ग्रुप D का एग्ज़ाम चल रहा है, ग्रुप D के लिए, इसलिए हमने इसे बता दिया। तो वोडाफोन ये CEO वगैरह इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है इन दिनों। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले अंकिता सूली किस खेल से जुड़े हैं। साथियों कौन है ये, शतरंज से जुड़ी है या भारोत्तोलन से या कबड्डी से या तीरंदाजी से, तो यह जो है आपकी भारोत्तोलन से जुड़ी हुई है। भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग जिससे कहा जाता है, जिसमें जो सभी लोग मीराबाई चानू को जानते होंगे, मीराबाई चानू जो है उसी से जो संबंधित है, मीराबाई चानू भी भारोत्तोलन से संबंधित है। ये जो है अंकिता सूली जो है किससे जुड़ी हुई है, भारोत्तोलन से। जिनकी उम्र जो है अंकिता सूली जो है उनका उम्र कितना है, 20 वर्ष। अंकिता सूली जो है 20 वर्ष की हैं और भारोत्तोलन के 73 किलोग्राम के वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किसने स्क्वैश में भारत का पहला एकल पदक जीता है, और कौन है वह जो है एकल पदक में जीते हैं, तो वह है साथियों आपके सौरभ घोषाल। भारत के जो अनुभवी स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सौरभ ने पुरुष एकल में कांस्य पदक जो है अपने नाम किया, और राष्ट्रमंडल खेलों में स्क्वैश के एकल स्पर्धा में भारत का पहला पदक जो था, स्क्वैश खेलों में जो है भारत के पहले पदक जीतने वाले जो थे वह कौन थे, सौरभ घोषाल। यहाँ पर देखते हैं हाल फिलहाल में जो राजनीतिक घटनाएं उनसे जुड़ा हुआ है, किस वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ये इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता पूछा भी जा सकता कहीं, लेकिन कौन है, या जो है गुलाम नबी आज़ाद। सुर्खियों में इन दिनों समाचार में चल रहे हैं, आज़ाद हुए, गुलाम जो हुए, समाचारों में देता है कि गुलाम हुए आज़ाद। तो इस प्रकार से जो है गुलाम नबी आज़ाद जो है इस्तीफा दे दिया
किससे संबंधित थे? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के काफ़ी पुराने नेता हुआ करते थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटीरियम कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द एशिया कप? सभी लोगों ने कल का मैच देखा होगा साथियों, एशिया कप 2022 जो कि शुरू हो गया है। इसमें जो इनको बनाया गया है वह है जो हमारे VVS लक्ष्मण जो है, इनको जो है इस बार कोच बनाया गया है। तो कल का मैच सभी लोगों ने देखा होगा। कल कहाँ कहाँ से था? भारत और जो हमारा चिर प्रतिद्वंदी है उससे था, पाकिस्तान से। और कौन जीता? भारत विजयी रहा। और ये जो नल्ला था पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से हारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के यूपी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? भारतीय, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तो वह है जो आपके भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं। इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया है। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी हमने वैसे जोड़ दिया, महत्वपूर्ण नहीं हो सकता एग्ज़ाम के लिए। और ये महत्वपूर्ण हो सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पूछा भी जा सकता है। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह जो है आपके प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर वी कामत को जो है, समीर वी कामत को जो है रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह किनके स्थान पर आए हैं? तो जो यह आए हैं सतीश रेड्डी, इनके पहले हुआ करते थे प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार जो हुआ करते थे। तो ये कौन हुआ करते थे? सतीश रेड्डी जो हैं पहले हुआ करते थे, इनके स्थान पर आए हैं आपके अब समीर वी कामत। तो याद रखिएगा, भारत के जो है भारतीय वैज्ञानिक DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? DRDO का अध्यक्ष जो है समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। और आज इतनी ही खबर, हम मिलेंगे कल। और हम इसके बाद कल या नहीं तो 31 तारीख को ज़रूर हम पूरे अगस्त महीने का, जो अगस्त महीने का पूरा करंट अफेयर है उसको, यानी 2-3 घंटे की जितने भी क्लास बनेगी उसको उतना हम पूरा कवर करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।